हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर के अंदर हम समझेंगे कि प्री एक्लेम्पशिया को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। सिर्फ रेस्ट प्रोवाइड करना या फिर डाइटरी मॉडिफिकेशन करना लाइक कैल्शियम रिच सप्लीमेंट और प्रोटीन रिच डाइट देने से प्री एक्लेम्पशिया को हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं। वैराज़ अगर यही डाइटरी मॉडिफिकेशन अगर हम प्रेगनेंसी से पहले रखें तो वुमेन के अंदर प्री एक्लेम्पशिया के होने के चांसेस क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। बट दीज आर नॉट द रेमेडीज कि इसे यूज़ करके हम प्री एक्लेम्पशिया को कम नहीं कर सकते हैं। कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने देखा था कि ये प्रॉब्लम कहाँ से अराइज हो रही है, व्हाट इज़ द सोर्स। ये जो प्रॉब्लम है ये स्टार्ट होती है प्लासेंटल बेड से, ओके। क्योंकि हमने देखा था कि जो ट्रोफोब्लास्ट है वो प्रॉपरली इन्वेड नहीं हो पाता है ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर, ओके। सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसका इम्प्रॉपर इन्वेजन होता है, डिफेक्टिव इन्वेजन होता है, जिसके कारण जो स्पाइरल आर्टेरियोल्स है वो क्या रह जाती है, नैरो, जिसके कारण फ्लो क्या होता है, डिमिनिश, ओके। तो अल्टीमेट क्योर जो है प्री एक्लेम्पशिया का वो क्या है, दैट इज रिमूवल ऑफ प्लासेंटा और यू कैन सी द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यानी जो सोर्स है इस प्रॉब्लम का उसे ही अगर हम हटा दें तभी ये प्रॉब्लम क्या हो सकती है, क्योर। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज द एग्जैक्ट मैनेजमेंट फॉर द प्री एक्लेम्पशिया। बट ऐसा नहीं है कि अगर वुमेन का माइल्ड प्री एक्लेम्पशिया है और देयर इज नो डेंजरस साइन एंड सिम्टम जो कि वुमेन के अंदर एक्लेम्पशिया होने के चांसेस को बढ़ाते हैं, अगर ये सारे सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं तो देयर इज नो हरी। कि ऐसा नहीं है कि कम सिम्टम्स या फिर कम ब्लड प्रेशर के साथ में ही हमें अर्जेंटली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, दिस इज नॉट लाइक दैट, ओके। तो अगर प्रेशर कम है, ब्लड प्रेशर भी अगर मेंटेन है और अगर कोई अदर कॉम्प्लिकेशंस वुमेन को नहीं हो रहे हैं तो वी कैन गो फॉर द टर्म प्रेगनेंसी, ओके। टिल टर्म तक हम वेट कर सकते हैं, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, डिलीवरी के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, ओके। लेट्स सी कि एग्जैक्टली प्री एक्लेम्पशिया को मैनेज करने के लिए हमें किन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। फर्स्टली वी नीड टू चेक आउट द वीक ऑफ जेस्टेशन कि जो प्रेगनेंसी है वो कितनी प्रोग्रेस्ड हुई है। सेकेंडली प्री एक्लेम्पशिया कितना वर्सन है, यानी उनके साइन सिम्टम कितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं जो वुमेन एज वेल एज जो फीटल है उसकी मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट को अफेक्ट कर सकता है। दिस वी नीड टू चेक आउट फर्स्ट, ओके। हम स्कीमेटिकली यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी वुमेन के अंदर हम टिल टर्म तक प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर किसके अंदर हमें बिफोर टर्म प्रेगनेंसी को क्या करना है, टर्मिनेट, ओके। लेट्स सी वंस वुमेन कम टू यू, जैसे एक वुमेन आती है विद द प्री एक्लेम्प्टिक फीचर्स, ओके। तो हमें सबसे पहले वुमेन को क्या करना है, एडमिट। नाउ जैसे वुमेन एडमिट होती है क्या और चीज़ें हम करेंगे टू असेस द कंडीशन ऑफ द मदर, दैट इज सबसे पहले ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करना है इन एवरी 4 आवर, ताकि हमें चेक कर सके कि प्री एक्लेम्पशिया कितना वर्सन है, ओके। एंड अलाउंग विद दैट जो कि दूसरा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है जिसे भी हम चेक करेंगे, दैट इज प्रोटीन यूरिया, ओके। कितना प्रोटीन लॉस हो रहा है यूरिन के अंदर उसे भी हम चेक करेंगे, ओके। नाउ विल गो फॉर दी वेरियस इन्वेस्टिगेशन। कई इन्वेस्टिगेशन जो वुमेन के अंदर हमें करना है ताकि हम एग्जैक्टली फिगर आउट कर सकें कि वुमेन के अंदर जो ये प्रॉब्लम है वो कितना प्रोग्रेस्ड हुआ है। लाइक वी कैन गो फॉर CBC काउंट, ओके। कंप्लीट ब्लड काउंट्स हम ये चेक कर सकते हैं कि हीमोलाइसिस कितना हुआ है, बिकॉज वी कैन सी द हेमाटोक्रिट लेवल, ओके। प्लेटलेट काउंट कितना डिक्रीज हुआ है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को रूल आउट करने के लिए, ओके। अलॉन्ग विथ दैट हम चेक कर सकते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट और रीनल फंक्शन टेस्ट, ठीक है। लिवर फंक्शन टेस्ट के अंदर हम ये इवैल्यूएट करेंगे कि AST और ALT का लेवल कितना बढ़ा हुआ है, क्योंकि जब लिवर का इन्वॉल्वमेंट होता है तो इनका लेवल, लिवर ट्रांसअमीनेस लेवल जो है जस्ट डबल हो जाता है और मोर देन दैट, ओके। तो लिवर कितना इन्वॉल्व हुआ है हम इससे चेक कर सकते हैं। और रीनल फंक्शन टेस्ट के जरिए हम ये इवैल्यूएट कर सकते हैं कि सीरम यूरिक एसिड लेवल कितना बढ़ा हुआ है, बिकॉज यूरिक एसिड जो है वो सीरम के अंदर क्या हो जाता है, राइज, ओके। इन सब के बारे में डिटेलली हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया है, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। यूरिक एसिड लेवल कितना बढ़ा हुआ है, सीरम क्रिएटिनिन लेवल कितना इंक्रीज है, ओके। और उसी के साथ प्रोटीन और क्रिएटिनिन का रेशियो हम चेक कर सकते हैं, ओके।
एंड प्रोटीन लॉस कितना हो रहा है, ओके। यूरिन आउटपुट के जरिए हम मेजर कर सकते हैं कि ओलिग्यूरिया कितना है उसे, ओके। सो वी कैन गो फॉर द बेसिक इन्वेस्टिगेशन, जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट एज वेल एज लिवर फंक्शन, रीनल इन्वॉल्वमेंट कितना है उसे चेक कर सकते हैं, और इसी के साथ में फीटल वेलबींग को भी चेक किया जा सकता है। एंड हाउ वी कैन चेक फीटल वेलबींग। सो फीटल वेलबींग को चेक करने के लिए हम कौन से टेस्ट कर सकते हैं, लाइक डेली फीटल मोमेंट काउंट, DFMC, यानी वुमेन को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम अलाउड करेंगे कि वो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर कितना ही फीटल मोमेंट को वो फील कर पा रही है उसे काउंट करें, ओके। जितना ज़्यादा फीटल मोमेंट काउंट वुमेन जो है वो फील कर पाएगी उतना ही वेल फीटल होगा, ओके। सो फीटल मोमेंट काउंट चेक कर सकते हैं। उसी के साथ में बायोफिजिकल प्रोफाइल हम देख सकते हैं, तो इसमें अल्ट्रासाउंड स्कैन के जरिए बायोफिजिकल प्रोफाइल यानी फीटल का फिजिकल टोन कितना है, फिजिकल फीटस का जो मसल टोन है वो क्या है, कितने मूवमेंट्स हो रहे हैं, एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, ब्रीदिंग मूवमेंट्स कितने हैं, दैट विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। बहुत डिटेल इसको बाद में डिस्कस करेंगे। बट इस बायोफिजिकल प्रोफाइल के जरिए, जो कि अल्ट्रासाउंड स्कैन के जरिए करते हैं, जिसमें फीटस के कई पैरामीटर्स को एक साथ क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। और उसी के साथ में अल्ट्रासाउंड डॉपलर स्टडी के जरिए क्या कर सकते हैं, आर्टरीज की जो वेलोसिमेट्री है यानी जो फ्लो है उसे भी हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि फ्लो एडिक्वेट है या फिर नहीं, ओके। सो ऑल टुगेदर ये जो बेसिक पैरामीटर्स है वो किस लिए हम रिकॉर्ड करते हैं, टू गेट एन बेसलाइन आइडिया कि वुमेन की कंडीशन कितनी अंडर कंट्रोल्ड है या फिर वर्सन है, ओके। और अगर एंड ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है तो देयर में भी चांस कि यहाँ पे क्या हो सकता है, वुमेन में हैव एक्लेम्शिया, ओके। तो इन सारी चीज़ों को फिगर आउट करने के लिए सबसे पहले हम बेसलाइन डेटा को कलेक्ट करेंगे, राइट। नाउ आफ्टर कलेक्टिंग ऑल दिस थिंग, सबसे पहले जैसे ही हमें पता चलता है वीक ऑफ जेस्टेशन एंड ऑल दिस रिकॉर्ड, अगर वुमेन को माइल्ड प्री एक्लेम्शिया है, ओके, दैट इज ब्लड प्रेशर इज जो है वो मोर देन और इक्वल टू 140/90 mm of Hg है, बट इसके साथ में कोई और ऑमनियस साइन जो कि बैडली अफेक्ट करते हैं हेल्थ ऑफ मदर को, वो अगर नहीं है, ओके, अदर कोई सिम्टम्स नहीं है वुमेन के अंदर, जस्ट ब्लड प्रेशर इज राइजिंग और वो भी कितना, मोर देन इक्वल टू 140/90 mm of Hg, तो उस कंडीशन में अगर वीक ऑफ जेस्टेशन, अगर हमें लगता है कि यहाँ पे जो प्रेगनेंसी है वो प्री टर्म है, लाइक लेस देन 34 वीक्स, ओके। अगर प्रेगनेंसी क्या है, प्री टर्म, तो यहाँ पे कोई हरी करने की जरूरत नहीं है, वी कैन वेट, ओके। सो वी कैन वेट टिल टर्म, एंड जैसे ही टर्म रीच होता है उसके बाद वी कैन गो फॉर डिलीवरी, ओके। बट अगर जो प्रेगनेंसी है यहाँ पर नियर टर्म या फिर मोर देन इक्वल टू 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन है एंड ब्लड प्रेशर इज राइजिंग मोर, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर द डिलीवरी, ओके। बिकॉज यहाँ पे जो लंग मैच्योरेशन के लिए जो हमें यहाँ पे वेट करना था टिल टर्म, वो यहाँ पे वेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लंग्स आर ऑलरेडी मैच्योर इनफ, ओके। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डिलीवरी के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। सो डिलीवरी के लिए क्या मोड होता है, व्हाट विल द मोड ऑफ डिलीवरी, यहाँ पे 2 मेथड के जरिए हम डिलीवरी कंडक्ट कर सकते हैं। वन इज बाय द इंडक्शन ऑफ लेबर, दैट इज द आइडियल वन। तो यहाँ पे इंडक्शन ऑफ लेबर के अंदर भी 2 क्राइटेरियाज हैं, लाइक अगर सर्विक्स फेवरेबल है यानी सर्विक्स राइप है, सॉफ्ट है, इफेज्ड है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, लो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ओके। सो मेम्ब्रेन को हम विद द यूज ऑफ कॉचस फोर्सेप क्या कर सकते हैं, रप्चर, और उसी के साथ में क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट। लेकिन अगर सर्विक्स फेवरेबल नहीं है, सर्विक्स इज नॉट राइपन, ओके, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन E2। सो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 इज डाइनोप्रोस्टोन जेल, जो कि सर्विक्स को फेवरेबल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इफेज्ड, सॉफ्ट एज वेल एज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी हेल्प करता है।
सो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को हम यूज कर सकते हैं फॉर द फेवरेबल आउटकम ऑफ द सर्विक्स, और सर्विक्स को राइपन बनाने में हेल्प करता है एंड सर्विक्स को डायलेट करने में हेल्प करता है प्रोस्टाग्लैंडिन E2। और इन्हीं दो मेथड के साथ में हम ऑक्सीटोसिन को भी यूज कर सकते हैं फॉर इफेक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसके कारण जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एक रेगुलर रिदमिक पैटर्न के अंदर हो, और ये जो है डिलीवरी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे जो ये प्री-एक्लेम्पशिया है ये सिजेरियन सेक्शन का एक इंडिकेशन नहीं है। वी कैन गो फॉर द इनिशिएशन ऑफ द लेबर, और इसमें हम लेबर प्रोसेस को जो है वो नेचुरली वजाइनल मीन से भी कर सकते हैं। बट अगर इन सारी प्रैक्टिसेस के बाद भी अगर लेबर इनिशिएट नहीं हो रहा है और अगर माल प्रेजेंटेशन है, यानी ऑब्स्टेट्रिकल कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, माल पोजिशन है, ओके, लेबर इनिशिएट नहीं हो पा रहा है बाय ऑल दिस मीन्स विद इज ऑल ड्रग्स, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर सिजेरियन सेक्शन। सो इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। सो हियर आर द टू मीन्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें हम इनिशिएशन ऑफ लेबर प्रोसेस कर सकते हैं बाय द इंडक्शन ऑफ लेबर, और अगर ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन है और इंडिकेशन है तो हम ये ना करके क्या अप्रोच करेंगे, सिजेरियन सेक्शन, राइट। सो ये सारा जो मोड ऑफ डिलीवरी है ये कौन सी कंडीशन में है, जब माइल्ड प्री-एक्लेम्पशिया है और कोई वर्सन कंडीशन नहीं है और वुमेन के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेटिंग साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, एंड दीज ऑल आर अंडर नॉर्मल लिमिट, ओके, सारे जो वैल्यूज है वो नॉर्मल लिमिट में है, तो हम इस तरीके से डिलीवरी के लिए प्रोसीड करेंगे। बट अगर वुमेन का जो ब्लड प्रेशर है ये बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, देयर इज अ परसिस्टेंट इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है वो परसिस्टेंटली हाई है, ओके, इनफैक्ट ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज है और उसी के साथ में हम क्या एडमिनिस्टर कर रहे हैं वुमेन को, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ओके। सो ब्लड प्रेशर परसिस्टेंटली हाई है, इनफैक्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देने के बावजूद भी अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है, बट देयर इज नो अदर डेंजरस साइंस जो कि वुमेन के अंदर दिखाई देते हैं या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन है अदर दैन दिस ब्लड प्रेशर, तो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो बिफोर वी गो फॉर द मोड ऑफ डिलीवरी, सबसे पहले हम देखेंगे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे सबसे कॉमनली जो ड्रग यूज की जाती है और जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, लैबिटेलॉल। सो लैबिटेलॉल को मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है बिकॉज ये इफेक्टिवली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे लैबिटेलॉल क्या है, इट इज द अल्फा बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर, अल्फा बीटा ब्लॉकर है जो कि एंटी एड्रिनर्जिक एक्शन लेके आती है, जो कि एड्रिनर्जिक यानी जो एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन है, इनको अल्फा बीटा ब्लॉकर्स के साथ अटैच होने से क्या करती है, प्रिवेंट करती है। बिकॉज यही एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन क्या कॉज करता है, वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन। सो इसको ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, उनको इन अल्फा और बीटा रिसेप्टर से अटैच होने से क्या करता है, रोकता है, जिसके कारण वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो पाता है, ओके। सो ये जो ड्रग है ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाती है, इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। और दूसरी जो ड्रग है वो है अल्फा मिथाइल डोपा। सो अल्फा मिथाइल डोपा भी सेंट्रली और पेरिफेरली एंटी एड्रिनर्जिक रिएक्शन लेके आती है, एक्शन लेके आती है, जिसमें अगेन ये एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के एक्शन को क्या करता है, स्टॉप करता है, ओके, उन्हें इनहिबिट करता है उनके एक्शन को। अगेन उनके एक्शन को इनहिबिट करना मतलब वैजो कंस्ट्रिक्शन का ना होना, और नहीं होता है मतलब वैजो यहाँ पे क्या हो रही है, डायलेट, ब्लड वेसल्स क्या होगी, डायलेट, जिसके कारण फ्लो क्या होगा, इफेक्टिव। एंड अलॉन्ग विद दैट ये सेफेस्ट ड्रग भी होती है जो कि मदर एज वेल एज फीटस दोनों के लिए कंप्लीटली सेफ मानी गई है। और इसके अलावा जो दूसरी ड्रग यूज की जा सकती है एंटी हाइपरटेंशन में वो क्या है, निफेडिपिन। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, यानी कैल्शियम आयन को सेल्स के अंदर मूव होने से क्या करती है, प्रिवेंट। और जब कैल्शियम आयन सेल के अंदर मूव नहीं होंगे तो क्या होगा, दैट इज अ वैजो डायलेशन। बिकॉज जब कैल्शियम मूव होता है इनसाइड द सेल तो ये क्या कॉज करता है, वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन, और जब ये नहीं होगा तो क्या होगा, क्या कॉज करेगा, वैजो डायलेशन, ओके। सो निफेडिपिन को भी यूज कर सकते हैं। और द अनदर ड्रग इज हाइड्रोलिजिन, और ये डायरेक्ट वैजो डायलेशन इफेक्ट लेके आती है, इट इज अ स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, ओके।
और जब ये सारे ड्रग्स देने के बाद भी अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है, द लास्ट थिंग जो कि हम यूज़ करते हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग, अगर ब्लड प्रेशर नहीं हो रहा है कंट्रोल, तो क्या हम यूज़ करते हैं? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड या फिर नाइट्रोग्लिसरीन। ओके, सो दीज आर द वैसोडायलेटर्स जो कि डायरेक्टली ब्लड वेसल्स को डायलेट करने में हेल्प करते हैं, बट दीज आर द लास्ट ऑप्शन। जब इन सब का इफेक्ट नहीं होता है तब क्या यूज़ करते हैं? इन ड्रग्स को यूज़ करते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म थेरेपी। बट कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि एंटी हाइपरटेंसिव है बट हम प्री एक्लेम्प्शिया की कंडीशन में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये भी हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बट हियर द ड्रग ऑफ चॉइस इज लाबेटालॉल। ओके, नाउ कौन सी ड्रग्स हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, वो क्या है? एस इनहिबिटर्स। ओके, ARBs, angiotensin converting enzyme inhibitors as well as angiotensin receptor blockers। ओके, और उसी के साथ हम डायूरेटिक्स भी यूज नहीं कर सकते हैं। सो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, यानी ये जो एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसकी एक्टिविटी को ये स्टॉप करती है ड्रग्स। ओके, और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है? एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, और एंजियोटेंसिन 2 क्या कॉज करता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये 1 से 2 में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है एस, इसकी एक्टिविटी को स्टॉप करती है एस इनहिबिटर्स ड्रग, बट ये यहाँ पे हम नहीं दे सकते हैं। ओके, और उसी की तरह एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये क्या करता है? एंजियोटेंसिन 2 की एक्टिविटी को स्टॉप करता है। ओके, एंजियोटेंसिन 2 जो होता है उसके लिए क्या करती है? उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करता है। अगेन ये क्या कॉज कर रहा है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। सो ये यहाँ पे हम क्यों नहीं देते हैं? बिकॉज ये जो दोनों ड्रग्स हैं ये फीटल मालफॉर्मेशन क्रिएट करती हैं, सो इट इज़ डेंजरस फॉर फीटस, इसलिए हम यहाँ पे इसको नहीं प्रेफर करते हैं। डायूरेटिक्स जो कि मोर यूरिन प्रोडक्शन में हेल्पफुल है, सोडियम एज वेल एज वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को ये प्रिवेंट करती हैं। लाइक जो कॉमनली दी जाती है वो है फ्रूसेमाइड, लैसिक्स, बट अगेन यहाँ पे हम इसे अवॉइड करते हैं बिकॉज इट कॉजेज फीटल कॉम्प्लिकेशन। ओके, बट अगर वुमेन को पल्मोनरी एडिमा है तो उस कंडीशन में हम डायूरेटिक्स को क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। कब यूज़ कर सकते हैं? जब ओनली वुमेन के अंदर क्या हो? पल्मोनरी एडिमा। अगर नहीं है तो हम इन 3 ड्रग्स को बेसिकली क्या करेंगे? अवॉइड करते हैं, राइट। अगर वुमेन के अंदर एक्यूट हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, यानी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंटेंस है, दैट इज मोर देन इक्वल टू 170 180 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 110 और मोर देन दैट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो उस एक्यूट हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर भी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो कौन सी होती है? लाबेटालॉल। ओके, सो इट इज़ इफेक्टिवली कंट्रोलिंग द ब्लड प्रेशर, जो कि अल्फा एज वेल एज बीटा ब्लॉकर्स होती हैं। ओके, सो दीज आर द ड्रग्स। नाउ यहाँ पे हम देख रहे थे कि अगर वुमेन का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इनफैक्ट आफ्टर यूजिंग दीज ऑल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, तब भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? उसके बाद हमें ये चेक करना है कि वीक ऑफ जेस्टेशन कितना है। नाउ अगर वीक ऑफ जेस्टेशन इज लेस देन 34 वीक, तो यहाँ पे क्या नहीं है? फीटस की जो लंग्स है वो मैच्योर नहीं है। ओके, तो लंग मैच्योरेशन जैसे कि ये लेटर लास्ट ट्राइमेस्टर में होता है, और अगर प्रेगनेंसी 34 वीक ऑफ जेस्टेशन की भी नहीं है, उससे कम है, तो यानी बेबी के यहाँ पे लंग्स मैच्योर नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? फीटस को इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो लंग्स हैं ये इफेक्टिवली सर्फेक्टेंट को सिंथेसाइज नहीं कर पाया है, और ये सर्फेक्टेंट बहुत ज़रूरी है ताकि एल्वोलाइज को हमेशा इफेक्टिवली ओपन रख सकें और उसे कोलैप्स होने से प्रिवेंट कर सकें। सो ये जो सर्फेक्टेंट है वो यहाँ पे प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाया है, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे वुमेन को फॉर एटलीस्ट अबाउट 48 आवर्स क्या कर सकते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी बीटा मेथासोन थेरेपी दे सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं फॉर एटलीस्ट 48 आवर्स, ताकि इफेक्टिवली जो फीटस के लंग्स है वो मैच्योर हो सकें, एंड देन वी कैन गो फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय एनी ऑफ द मीन, चाहे हम लेबर को इंड्यूस करें
बाय इंडक्शन मेथड, और इफ देयर इज एनी ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सिजेरियन सेक्शन, राइट। बट यहाँ पे अगर प्रेगनेंसी मोर देन इक्वल टू 37 वीक ऑफ जेस्टेशन है तो यहाँ पे विदाउट एनी डिले हम क्या करेंगे, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट, इन दोनों में से किसी भी मीन के जरिए। ओके, नाउ द लास्ट थिंग, अगर थर्ड सिचुएशन हमारे पास बनती है कि यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है वो मोर देन इक्वल टू 160/110 mm ऑफ Hg है, यानी यहाँ पे जो कंडीशन है वो वुमेन की क्या हो चुकी है, सीवियर, देयर इज अ सीवियर प्री एक्लेम्पशिया, बिकॉज यहाँ पे ब्लड प्रेशर ना केवल बढ़ रहा है, वेयर एन वुमेन इज हैविंग वेरी बैड सिम्टम्स, और क्या है कि इन्हीं ब्लड प्रेशर राइज के साथ अगर वुमेन के अंदर हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग और एपिगैस्ट्रिक पेन या फिर ऑलिग्यूरिया, ओके, सो ब्लडिंग ऑफ विजन, अगर इनमें से कोई साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं या ऑल ऑफ देम, तो ये इंडिकेट करता है कि वुमेन में हैव एक्लेम्पशिया एट एनी मोमेंट। ओके, सो किसी भी वक्त वुमेन को एक्लेम्पशिया हो सकता है विद दिस राइज इन ब्लड प्रेशर और अलॉन्ग विथ ऑल दिस सिम्टम। तो हमें क्या करना है, इसे बहुत इफेक्टिवली ट्रीट करना है और इफेक्टिवली मैनेज करना है एंड बिना किसी डिले के। ओके, एंड अगर इसके अलावा भी और कोई कॉम्प्लिकेशंस वुमेन के अंदर उस टाइम पे डेवलप होते हैं, लाइक अलॉन्ग विद दैट अगर वुमेन के अंदर विद दिस ऑल रिकॉर्डिंग हमें अगर मिलता है कि वुमेन के अंदर हेल्थ सिंड्रोम है, दैट इज हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट काउंट, ओके, या फिर वुमेन के अंदर DIC है, डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन है, और या फिर वुमेन के अंदर पल्मोनरी एडिमा है, या फिर हमें एनी फीटल कॉम्प्रोमाइज दिखता है, ओके, या फिर देयर इज अ साइन ऑफ अब्रप्शो प्लासेंटा। सो कोई भी फीचर्स दिखने पे, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस दिखने पे, या फिर कोई भी ऑमनियस साइन दिखने पे, या फिर ब्लड प्रेशर जो है ये सीवियरली आफ्टर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग थेरेपी भी अगर ये इतना ही मेंटेन रहता है, तो हमें कैसे मैनेज करना है, विदाउट एनी डिले, बिना किसी डिले और इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी वीक ऑफ जेस्टेशन, वीक्स ऑफ जेस्टेशन चाहे कोई भी हो, उस कंडीशन में चाहे वो प्री मेच्योर हो या फिर टर्म हो, हमें उन सारी चीज़ों को नहीं देखना है, हमें कोई भी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की ओर मूव नहीं करना है। वेरिजन हमें सिंपली क्या करना है, वी जस्ट गो एंड टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे वुमेन को हम क्या स्टार्ट करेंगे, विल गिव प्रोफिलैक्टिक MgSO4 थेरापी, ताकि वुमेन के अंदर एक्लेम्पशिया डेवलप ना हो। ओके, सो उसे अर्ली लेवल पे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देंगे, प्रोफाइलैक्टिक MgSO4 एंड वी जस्ट गो फॉर द डिलीवरी इररेस्पेक्टिव ऑफ वीक ऑफ जेस्टेशन। यहाँ पे हम वीक ऑफ जेस्टेशन को कंसिडर नहीं करेंगे और डायरेक्टली डिलीवरी के लिए क्या करेंगे, प्रोसीड। एंड सेम जैसे कि मैंने बताया, इट डिपेंड्स ऑन whether cervix is ripe or not ripe, and depending on that we can go for initiation of labor, और अगर कोई ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन है और इंडिकेशन है तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सिजेरियन सेक्शन। ओके, सो अगर सीवियर प्री एक्लेम्पशिया है, व्हाट इज सीवियर प्री एक्लेम्पशिया है और डेंजरस साइन एंड सिम्टम वुमेन के अंदर दिखते हैं और एनी ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस वुमेन के अंदर अगर अपीयर होने लगते हैं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली गो फॉर दी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पे हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में वेट नहीं करेंगे। ओके, और उसी के साथ जैसे ही प्रेगनेंसी टर्मिनेट होती है और इसी टर्मिनेशन के साथ में जो हम नॉर्मल लेबर में मेथर्जिन जो वुमेन को प्रिस्क्राइब करते हैं और जो एडमिनिस्टर करते हैं वो यहाँ पे नहीं करेंगे, बिकॉज अगेन यहाँ पे ये मेथर्जिन क्या कॉज करता है, दैट इट कॉजेस इंक्रीज ब्लड प्रेशर। सो हम इसे यहाँ पे अवॉइड करेंगे। दैट इज अगेन द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। सो इस तरीके से एक वुमेन जो अगर प्री एक्लेम्प्टिक है उसे हम मैनेज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वीक ऑफ जेस्टेशन। ओके, एंड कितना सीवियर, द सीवियरिटी और द वर्सनिंग ऑफ द प्री एक्लेम्प्टिक कंडीशन, उसके बेसिस पे हम इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, मैनेज। थैंक यू।